नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो भी कहा जाए, उनके सभी प्रमुख चेहरे बिहार में सड़कों पर उतरे। जनता का व्यापक जन समर्थन मिला और केवल व्यापक जन समर्थन जनता का ही नहीं मिला, बल्कि चुनाव आयोग और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर एक दबाव भी पड़ा। उसका असर भी सुप्रीम कोर्ट के साथ सुनवाई के अंदर देखा गया। चुनाव आयोग के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल वो यही गिड़गिड़ा रहा था कि बस स्टे न दीजिए, स्टे न दीजिए, हमें अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने दीजिए। सर, ये एक कदम तो हो गया, पहली जीत तो जो पहले प्राइमरी लेवल पे अगर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो भी कहा जाए उसको मिल गई। कांग्रेस, आरजेडी और तमाम दल जो गांव-गांव, घर-घर तक जो मैसेज देना चाहते थे कि वो चुनाव आयोग के सहारे सरकार आपके वोटिंग का अधिकार आपसे छीन लेना चाहती है, उसमें वो कहीं ना कहीं सफल दिखाई दे रही है, जिस तरीके की वीडियो फुटेज और तस्वीरें वहां से आई। लेकिन अब आगे क्या? पहला कदम तो हो गया। क्या मान लिया जाए कि इस मामले में, इस बारे में ये कदम पर्याप्त है, या आगे अभी और क्या संभावनाएं हैं, क्या होना चाहिए ताकि लोगों के अंदर ये शक जो है और गहरा हो और मजबूत हो और वो उसका फायदा महागठबंधन को मिले? जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, जो चीजें आपने कही, पहले मैं उसमें असहमति जाहिर कर दूं। जो आपने कहा जिससे मैं सहमत नहीं। पहला, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता है। आप कितना बड़ा आंदोलन कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी बात फाइनल होती है और वो किसी दबाव में काम नहीं करता। सर, दबाव मैंने चुनाव आयोग पर कहा। चुनाव आयोग पर कोई दबाव इसलिए नहीं है कि चुनाव आयोग अभी बहुत ज्यादा मति भ्रम में है। चुनाव आयोग पटना के अंदर फिर एडवर्टीजमेंट देता है दोबारा कि यहां पर आप आधार कार्ड को ले सकते हैं, और सीमांचल पे कहता है कि नहीं ले सकते। चुनाव आयोग पे तब तक दबाव नहीं होगा जब तक ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक जनता को समझ में नहीं आएगा कि वास्तविकता में इनका मकसद क्या है और इसके रिपरकशंस क्या है। ये तो हुई नंबर एक बात। अच्छा, एक चीज और आपने कहा कि एक्सपोज हो गया। देखिए, कई ऐसी भी पार्टियां एक्सपोज हो गई जिससे जनता को यह निर्णय लेने में आसानी हुई कि कौन जनता के साथ है, कौन भारतीय जनता पार्टी का दलाल है। देखिए, जैसे प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, प्रशांत किशोर ने प्रोटेस्ट में भाग नहीं लिया, उनकी पार्टी ने भाग नहीं लिया, इसका मतलब यह है इतने बुद्धिमान व्यक्ति होने के बावजूद और देश के संविधान को समझने के लिए और जनता की मानसिकता को समझने के बावजूद और एक इलेक्शन के प्रोपेगेंडिस्ट के माध्यम से भी अगर वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है और इसका देश की भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, आरएसएस समझ गया, प्रशांत किशोर नहीं समझे, आरएसएस समझ गया। आरएसएस ने कहा कि भाई 75 साल के बाद आदमी का जो एक मेंटल पावर है और जो फिजिकल पावर है थोड़ी कमजोर होने लगती है, तो जब उसको लोग माला पहनाएं और 75 साल की बधाई दें तो उसका अवकाश ले लेना चाहिए। इनडायरेक्ट मैसेज ये था कि मोहन भागवत जी ने कहा मैं भी रिजाइन कर दूंगा, मैं भी अवकाश ले लूंगा और मोदी जी भी अवकाश ले लें, क्योंकि ये मोदी जी ने ही इनकॉर्पोरेट कराया था और एमएम जोशी साहब को और अडवाणी जी को इन्होंने 75 साल के बाद मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया था। लेकिन एक एक्सपोजर ये हुआ। अब आप जरा गूढ़ता से समझिए निधि, राम प्रकाश जी, आप ये सोचिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आधार कार्ड नकली बन गए हैं। क्या एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री फर्जी नहीं बनी है? क्या उसके अंदर कोर्ट को यह आदेश देना नहीं पड़ा कि दंड लगाएंगे अरविंद केजरीवाल पे और इसको आप नहीं मांगिए? क्यों भाई? अगर मेरी डिग्री कोई जानना चाहता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे, अगर 50-55 साल पहले की डिग्री मिलती है निकलवा ले, मुझे क्या परेशानी है? माई डिग्री इज ओपन डॉक्यूमेंट। इंजीनियरिंग की डिग्री बीएचयू से निकलवानी है, निकलवा ले, इट इज ओपन डॉक्यूमेंट। किसी की डिग्री अगर इतनी ज्यादा प्राइवेट हो जाए, वो प्राइवेट मैटर हो गया, तो ये बताइए कि ये जो आधार कार्ड है और ये जो राशन कार्ड है, इस राशन कार्ड में तो आपने 5 किलो अनाज दे दिया, लाखों करोड़ों लोगों की हमारे टैक्स का पैसा आपने लोगों ने बांट दिया। अब ये बताइए राम प्रकाश जी, आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए 50 लाख लोग ऐसे मिले जिनका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटेगा? वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटेगा? जो भक्त लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, वो कह रहे हैं ये रोहिंग्या है, ये रोहिंग्या है, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर ये रोहिंग्या है
और इन 50 लाख में 40 लाख लोग हिंदू निकल आते हैं, तो क्या हिंदुओं को आप बर्मा भेजेंगे, म्यांमार भेजेंगे, आप उनको बांग्लादेश भेजेंगे, या बे ऑफ बंगाल में फेंकेंगे, उनको डुबाएंगे, उनको जेल के अंदर रखेंगे, करेंगे क्या? क्योंकि जब एक बार चुनाव आयोग ये मोहर लगा देगा और कोर्ट के अंदर जाएगा मसला, लाखों केसेस जाएंगे कोर्ट के अंदर, और वहां पे कोर्ट में कहा जाएगा कि साहब मैं पिछले 3 इलेक्शन में मैंने वोट दिया है, मैंने 2004 में दिया है, मैंने 2009 में दिया है, मैंने 2014 में दिया, 2004 में दिया है, 9 में दिया है, 14 में दिया है। अब कह रहे हैं कि साहब तुम वोटर नहीं हो क्योंकि तुम इंडियन नेशनल नहीं हो, क्योंकि मेरे माता पिता का सर्टिफिकेट तो मेरे पास है नहीं, इनका ये प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है। अरे मोदी जी और अमित शाह जी अपने माता पिता की प्लेस ऑफ बर्थ और वो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दिखवा दें, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद कहा कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है अपने माता पिता का। भाई उस जमाने में सारे जन्म जो हुआ करते थे वो दाइयों द्वारा होते थे, कोई हॉस्पिटल के अंदर थोड़ी होते थे, आज के तरह का मामला थोड़ी था। इसका मतलब यह है कि 40 लाख लोग आपके हिसाब से इंडियन नेशनल नहीं रह जाएंगे, भारतीय नागरिक नहीं रह जाएंगे, और जिसका अधिकार गृह मंत्रालय को है, जिसका अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, फिर ये कोर्ट जाएंगे, कहेंगे कि साहब हमारी 7 पुश्तों का ये आप देख लीजिए, गांव वालों के 1000 लोगों की दस्तखत करके पहुंच जाएंगे कि हमारी पुश्तें इसी में मर गई और हम यहीं के रहने वाले हैं। अरे भाई हिंदुओं को आप कह रहे थे CA/NRC में हिंदुओं को अपने देश के अंदर आप नागरिकता देंगे, सिखों को देंगे, बौद्धों को देंगे, मतलब आप जैनियों को देंगे, मुसलमानों के अलावा सबको देंगे। अब हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख बौद्ध, इनको ही आप भारतीय नागरिक नहीं मान रहे हैं और इनको रोहिंग्या बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल बर्र का छित्ता बिना सोचे समझे लोगों ने खोल दिया है। अच्छा फिर कह रहे हैं कि साहब वो जो सीमांचल का एरिया है वहां 115-125% वोटर्स कैसे हो गए, आधार कार्ड कैसे बन गए, जनसंख्या से ज्यादा हो गए। अरे यार जनसंख्या लास्ट कब हुई थी, जनगणना कब हुई थी? 2021 की जनगणना हुई है क्या? 2011 पे हुई थी ना। 2011 से लेकर 2025 तक क्या जनसंख्या नहीं बढ़ी? आधार कार्ड तो उसके बाद भी लोगों ने बनवाए हैं। इसका मतलब यह है कि केवल इलॉजिकल बातें ये लोग कर रहे हैं और इतना ज्यादा उलझ गए हैं। इनका मकसद ये था कि लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटवाया जाए, जो महाराष्ट्र में इन्होंने कर लिया, हरियाणा में कर लिया, दिल्ली में कर लिया, क्योंकि वो बिहार में नहीं होने वाला था। अच्छा बिहार की जनता को जागृत कर दिया इन्होंने। आज के तारीख में बिहार के हर ओबीसी को, अति पिछड़े को, अति दलित को यह महसूस हो रहा है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत, सबसे खूबसूरत संविधान के तहत हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया था और बराबर ताकत दी थी, उसको छीनने का प्रयास हो रहा है। तो संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये तो एक प्रकार से मनुस्मृति का पालन हो रहा है, जिसमें केवल एक वर्ग को वोट देने का अधिकार होगा। आप ये भी देखिएगा, इसके एनालिसिस करके देख लीजिएगा, जो 40 लाख हिंदू मताधिकार से वंचित होंगे उसमें सवर्ण नहीं होंगे, हार्डली 0.1% होंगे, क्योंकि वो ज्यादातर लोग जो है लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, और जिनका वोट कटेगा वो ओबीसी, अति दलित और अति पिछड़े होंगे। इसका माने मनुवाद को लाने की कोशिश कर रहे हैं आप, संविधान को खत्म करके मनुवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं, मनुस्मृति लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आरएसएस और बीजेपी का मेन एजेंडा है। तो राजनीतिक असर इसका क्या होगा सर? आखिर भाजपा क्या ये नहीं समझ पा रही थी, या भाजपा को ये नहीं पता था कि अगर हम ये करेंगे, लोग कागज लोगों के पास इतने होंगे नहीं, हम वोटर लिस्ट से अगर नाम काटेंगे तो बिहार में दिक्कत आएगी और फिर हमें वोट नहीं मिलेगा। वोट नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार को हटा करके भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का सपना कैसे पूरा होगा? तो ये आखिर इसके राजनीतिक नफा नुकसान क्या है भाजपा के लिहाज से? देखिए होता क्या है राम प्रकाश जी, आप भी जानते होंगे, तानाशाही में और एक ब्यूरोक्रेटिक लोकतांत्रिक संगठन को चलाने के तरीकों में अंतर होता है। जब इंदिरा जी की पराजय क्यों हुई थी 1977 में? इसलिए हुई थी कि उन्होंने प्रेस की आजादी पे रोक लगा दी थी। अच्छा प्रेस की फायदा ये होता है कि प्रेस जब असलियत बताता है तो राजा को पता चलता है कि उसकी गलतियां क्या हैं और जनता क्या फील कर रही है। इंदिरा जी को लगा कि उनकी इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस है, जो सन 1971 में थी वो 77 में भी है, इलेक्शन करा दिया और इलेक्शन हार गई। तो जब आपके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति जागृत हो जाती है तो आप जनता की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, और आपके चाटुकार आसपास जो घूमते रहते हैं वो बताते हैं नहीं साहब यू आर वेरी पॉपुलर, यू आर वेरी पॉपुलर, ये आपकी तो प्रसिद्धि बढ़ती चली जा रही है। आपको पता है जब मुसोलिनी को मारने के लिए ले जा रहे थे, सैनिक आए, उन्होंने कहा कि साहब चलिए वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू शूट यू डाउन,
तो मुसोलिनी ने कहा, अरे मुझे तो ये बताया जा रहा था कि मैं बहुत पॉपुलर हूं, देश के अंदर मेरी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई। उन्होंने कहा वो जनता नहीं कह रही थी, वो आपके चाटुकार कह रहे थे जो चारों तरफ से आपको घेरे रहते हैं। तो देखिए, जब एक गुमान आपको हो जाए, जब आपको लगता है कि जो भी करेंगे वो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है और बिल्कुल सही है, तो उसी गुमान में आप सीमाओं को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि फिर आप जनता को भूल जाते हैं, फिर जनता की भावनाओं को भूल जाते हैं, फिर अपने को सर्वशक्तिमान और नॉन बायोलॉजिकल समझने लगते हैं। और जब आप सर्वशक्तिमान और नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं तो उसके बाद आपका अंत आ जाता है। मैंने पहले भी आपके यहां निवेदन किया है, फिर बता देता हूं, भगवान को हमारे सनातन धर्म के अनुसार न वो फल खाते हैं, ना वो श्रद्धा खाते हैं, ना वो आस्था खाते हैं, वो केवल अहंकार खाते हैं। वो उस क्षण का इंतजार करते हैं जिस दिन उस आदमी में अहंकार सिर के अंदर चढ़े, और जिस दिन वो बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाएगा उसी दिन उसका नाश कर देते हैं। वही हर जगह होता है। और ये लग रहा था मेरे ख्याल से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी चाह रहे थे कि 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया, जिनकी कृपा से मिला है उन्हें एक बार बिहार का, क्योंकि बिहार का इलेक्शन इंपॉर्टेंट बहुत है राम प्रकाश जी। बिहार के इलेक्शन में अगर बीजेपी हार गई, दिल्ली की सरकार भी गिर जाएगी, मोदी की सरकार भी गिर जाएगी। और अगर बच गई तो इसका मतलब यह है कि भविष्य के फिर बंगाल भी हारेंगे टीएमसी वाले, फिर बीजेपी हर जगह जीतेगी। क्योंकि ये जो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है इस बार, कि आधार को नहीं मानेंगे, फिर राशन कार्ड को नहीं मानेंगे, वोटर आईडी को नहीं मानेंगे, इसका मतलब यह है कि एक प्रकार से अच्छा, फिर इन्होंने बीएलओ और एलओ को पूरे अधिकार दे दिए, जिसको चाहिए इंक्लूड कर लीजिए, जिसको चाहिए एक्सक्लूड कर दीजिए। और वो सारे के सारे आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को बनाया गया है रिटर्निंग ऑफिसर बीएलओ एलओ, जो बीजेपी के कार्यकर्ता। अच्छा, एक और, मैं एक डिबेट में था, वो कहने लगे साहब अपोजिशन के वर्कर्स भी तो साथ चल रहे हैं। आप खुद सोचो राम प्रकाश जी, आज के समय में अगर मान लीजिए आप समाजवादी पार्टी के मान लीजिए सपोर्टर हो, और अखिलेश यादव आपसे कहेंगे यार ये आप कहेंगे भाई देखिए सर मैं समर्थक तो हूं, पीछे से आपका समर्थन करूंगा, सामने नहीं आऊंगा क्योंकि मार देगा कोई गुंडा बदमाश मुझे। क्योंकि आज के तारीख में बूथ लेवल वर्कर्स और पोलिंग एजेंट मिलना मुश्किल हो गया है कांग्रेस और सपा और आरजेडी वालों को, क्योंकि गुंडई है हर जगह, प्रशासन भी उनके साथ है, गुंडे बदमाश भी उनके साथ है, पुलिस भी उनके साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके साथ है। तो आप बीजेपी को वर्कर ही वर्कर मिल जाते हैं, वह उसे तो अच्छा उनके पास पैसा है, वो कांग्रेस के वर्कर और सपा के वर्कर को 10-10 हजार रुपए देंगे कि जाओ यार तुम जाके दारू पियो, हम सारे वोट डलवा लेते हैं और अपने वोट बढ़वा लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में केवल सरकारी महकमे से उम्मीद रखी जा सकती है कि वो निष्पक्ष हो, लेकिन अगर वही निष्पक्ष ना हो और चुनाव आयोग ही निष्पक्ष ना हो तो किस संविधान और लोकतंत्र की बात की जाए। तो अब आगे क्या कदम होना चाहिए इसको लेकर के, विपक्ष का, राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का? और ये पूरा जो सीन चला जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को लेने से चुनाव आयोग ने इनकार किया, क्या ये विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है? देखिए, मैं ये मानता हूं और ये मैं बिल्कुल स्पष्ट मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को स्टे देने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, आप पुनर्निरीक्षण कीजिए, आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने से कौन आपको रोक सकता है? चुनाव आयोग को ये वोटर लिस्ट में संशोधन करने का अधिकार है, इसको कौन छीन सकता है? वो भी संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक संस्था है, रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। असली मुद्दा यह है, जो डॉक्यूमेंट सरकार ने बनाया है उसको आप कैसे इनकार कर सकते हैं? अगर मान लीजिए मैं राम प्रकाश जी कहूं कि मुझे आप यूपी का चीफ मिनिस्टर बनना, वोटर आईडी कार्ड तो खुद चुनाव आयोग का बनाया हुआ है। अरे वही तो मैं कह रहा हूं कि वोटर आईडी कार्ड भी उन्होंने बनाया, जो राशन कार्ड है वो भी सरकार ने बनाया है, जो आधार कार्ड है वो भी सरकार। अच्छा, आधार कार्ड से अच्छी चीज जिसके अंदर बायोमेट्रिक है, अच्छा उसको भी राशन कार्ड से जोड़ दिया गया है, उसको भी बैंक से जोड़ दिया गया है, उसको भी पासपोर्ट से जोड़ दिया गया। तो अगर एक आदमी ने मान लीजिए सीमांचल के अंदर 3 आधार बना भी लिए हैं तो 3 बायोमेट्रिक कहां से लाएगा? वो एक ही तो बायोमेट्रिक लाएगा ना। तो आधार कार्ड से बेटर डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है किसी आदमी की नेशनैलिटी को वो करने का? अच्छा, नेशनैलिटी का मतलब ये होता है एनीबडी जिसका जन्म भारतवर्ष के अंदर हुआ है वो भारतीय है, अमेरिका के अंदर हुआ है अमेरिकन है, पैदा होने से ही आपको भारतीयता नागरिकता मिल जाती है। तो अगर 2003 के बाद जिन लोग वोट देने आए हैं, अगर उनका जन्म भारत के अंदर हुआ है तभी तो उन्होंने यहां वोट दिया है, तो उनके माता पिता के जन्म तिथि और उनके प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ का लेने देने से क्या मतलब है? तो यह हास्यास्पद स्थिति बना दी है चुनाव आयोग ने
स्टे देने की आवश्यकता नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ही ये पर्याप्त है। अगर कोई शर्मदार आदमी है, जो अगर बेशर्म नहीं है और बेहया नहीं है, तो इस बात को मानते हुए आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, क्योंकि ये गरीब लोगों के पास चीजें होती हैं। बिहार के अंदर जो लोग घूम रहे हैं, फील्ड फील्ड में जा रहे हैं, जब कह रहे हैं कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलोनी वाले लोग हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारा पासपोर्ट भी है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट भी है, हमारे पास सब कुछ है, प्लेस ऑफ बर्थ का एवरीथिंग भी है, लेकिन गरीब आदमी, इसका माने गरीबों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान की मूल भावना थी, उसकी हत्या करना चाहते हैं। तो अगला कदम क्या होगा राहुल गांधी का? देखिए, मैं तो ये चाहता हूं, अगर मैं एडवाइजर होता राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का और अखिलेश यादव का, बिहार में आपने दिखा दिया शक्ति आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं। आज के तारीख में दिल्ली के अंदर और हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, जिस प्रकार से कार पे पेट्रोल और डीजल की कारों पे नियम बनाया गया है, पहले बताया गया कि कार जब्त कर ली जाएंगी, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, फिर नियम बनाया गया पेट्रोल डीजल मिलेगा लेकिन घूमती हुई मिलेगी तो जब्त कर ली जाएंगी। कारों की कीमत में गिरावट आ गई है, लोगों की लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है, नई कार खरीदने की हिम्मत नहीं है, उधर झुग्गियां हजारों लाखों तोड़ी जा रही हैं और इधर ये चुनाव आयोग का, तो इसका माने तानाशाही अपनी बिल्कुल चरम सीमा पे है। अगर राहुल गांधी बिहार के अंदर उन्होंने देख लिया जनता उनके साथ है, पहले भी मैं कह चुका हूं कि राहुल गांधी एक बार सड़क पर उतरे, अगर जनता उनके साथ नहीं आती, इसका माने जनता राहुल गांधी के साथ नहीं है। बिहार की जनता ने दिखा दिया ना कि अपोजिशन के साथ है, मोदी जी के साथ नहीं है। और दिल्ली के अंदर दो समस्याएं और हैं, एक कार की समस्या है और एक झुग्गियों की समस्या है और एक चुनाव आयोग। अच्छा, जिन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं वो भी बिहारी हैं। तो अगर दिल्ली के अंदर ये राहुल गांधी इस प्रकार का बंद का आयोजन करें और सड़क पर उतरें और लाखों लोग उतरते हैं, मोदी जी को मैसेज मिल जाएगा, चुनाव आयोग को मैसेज मिल जाएगा। तो इसका माने दिस इज द राइट टाइम कि जनता की भावनाओं को प्रदर्शित करने का और उन्हें देश के सामने लाने का इस समय उसे खत्म न करें। जो बिहार के अंदर हुआ है इसको देशव्यापी बनाएं और दिल्ली में अगली रैली करें 4-5 दिन के अंदर, जिसमें देख लें कि जनता उनके साथ है कि नहीं। मुझे जहां तक भावना लगती है आज के तारीख में जनता ये कार के निर्णय से झुग्गी झोपड़ी हो गई। ये अनंतपुर गांव है फरीदाबाद के अंदर, 50,000 लोग वहां रहते हैं, गुजरों का गांव है, पूरे हिंदुस्तान के गुजर कल वहां इकट्ठा हो रहे हैं 13 तारीख को, क्योंकि 700 साल पुराना गांव तोड़ा जा रहा है। अरे आप इस प्रकार की अगर कॉल देंगे तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं इकट्ठे होंगे तो वो जाने, उनका काम जाने। अगर इकट्ठे होते हैं तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट तो बनाओ, एक सरकार की तरफ ये मैसेज तो पहुंचाओ। बिना राय लिए हुए, बिना पॉलिटिकल पार्टी से बात किए हुए आप नियम बना देते हैं, मूर्खतापूर्ण हास्यास्पद निर्णय बना देते हैं और उसके बाद जो है उसको थूक के चाटते हैं। जैसे आप 3 कृषि बिल ले आए, मोटर व्हीकल एक्ट ले आए, कुछ भी ले आते हैं फिर उसको वापस ले लेते हैं। तो भैया सोच समझ के सबसे राय मशवरा करके लोकतंत्र के जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनसे बात करके निर्णय लो। बिल्कुल। अब जरा एक और चीज हम आपसे समझ रहे सर, आपने हिंदू का जिक्र किया था, हिंदू मुसलमान और ये सारी चीजें। सर बार बार भाजपा ये कहती रही है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो क्या वो बता रहे थे या चेता रहे थे कि हिंदू खतरे में दरअसल हम करने जा रहे हैं और इस तरीके से करने जा रहे हैं कि तुम्हारे सारे अधिकार खत्म कर देंगे, तुम किसी लायक बचोगे ही नहीं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये अनंतपुर के लोग जो हैं, यह एक नेहरू कॉलोनी है, वहां करीब 70-80 हजार लोग रहते हैं और 90% हिंदू लोग रहते हैं। अब गुजरों के मैं भाषण सुन रहा था, गुजर कह रहे हैं कि अब ये गुजरों पे आया है, अब कल जाटों पे आएगा, कल ब्राह्मणों पे आएगा, ठाकुर पे आएगा। अरे यही बात तो किसान कह रहे थे गुजरों से उस समय कि सबका नंबर आएगा। अब गुजरों का नंबर आ गया, अब दलितों का नंबर आ गया, वहां पे ओबीसी और अति दलितों का नंबर बिहार के अंदर आ गया। भाई मानी बात है, जब झुग्गी तोड़ेंगे, जब पूरी की पूरी कॉलोनी उजाड़ेंगे तो केवल मुसलमान तो उसके अंदर नहीं होंगे ना, उसमें हिंदू भी होंगे, उसमें सब वर्ग के होंगे, सवर्ण कम होंगे। क्योंकि मानी बात है कि सवर्णों का जो लिटरेसी लेवल है और उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बेटर है। और अति दलित ओबीसी बेचारे बिहार से यहाँ पे आए थे, 20-25 हजार रुपए महीने कमा रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब यहाँ उनको उजाड़ दिया। तो ये बिल्कुल एक पक्की बात है कि ये तो बात जो पहले भी कही थी और सब लोग कह रहे थे कि नंबर सबका आएगा, स्टूडेंट्स का भी आएगा, जो अग्निवीर हैं उनका भी आएगा, जाटों का, मतलब सबको आएगा। अब एक बार टिकैत साहब फंस गए, एक बार वो कौन थे वो पंजाब के जो किसान नेता थे वो फंस गए, अब ये गुजर फंस गए। एक एक करके सबका नंबर आएगा, बिहार के दलित और अति दलित फंस गए।
तो फंसेंगे सब, क्योंकि इनको सारी जमीनें पूंजीपतियों को देनी है। जब कार बंद कर देंगे, डीजल और पेट्रोल की कार बंद कर देंगे, कार मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा, उनसे 10,000 करोड़ रुपए ले देंगे और उस 10,000 करोड़ को गरीबों में बांट के वाहवाही लूट लेंगे। अब बिहार में जैसे कर दिया, 1100 रुपए लोगों के अकाउंट में भेज दिए। अरे यार, जब तो उनका 10,000 रुपए का नुकसान करा रहे हो, 4-5 लाख रुपए जो लोन लेके उन्होंने मकान बनाया था उसको तोड़ रहे हो, उसकी कार और डीजल और उसका जो टैक्सी ड्राइवर था उसकी कार को कंडेम कर रहे हो, उसका 1100 से दे दोगे तो उसका कौन सा जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा? लेकिन करेंगे ये, अडानी जी को सारी संपत्ति दे देंगे, सरकारी जमीन दे देंगे और लोगों को 1,000 रुपए महीना दे के कि भैया 5 किलो अनाज लो, 1,000 रुपए महीना लो, सड़क के किनारे कहीं पेड़ वेड़ तोड़ ताड़ के अपना रोटी बनाओ और खाओ, इसके अलावा तुम्हें किसी चीज के खाने की आवश्यकता नहीं। अब ये एक ऐसी, हालांकि जो हम बात कर रहे थे जिस विषय को लेकर के, चुनाव आयोग के लिए भी वो विषय बहुत आसान नहीं है, उनके गले की हड्डी बनता हुआ दिख रहा है। अब वो फैसला वापस ले नहीं पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से डेट और उन्होंने ले ली है। अगर 28 तारीख तक सर ये चीजें जैसा चुनाव आयोग कह रहा था वैसा नहीं होता है तो क्या होगा उसको लेकर के? क्या उम्मीद जनता रखे, क्या उम्मीद चुनाव आयोग को होगी 28 तारीख की सुनवाई से? नहीं, देखिए 28 तारीख को स्टे तो देगा नहीं कोर्ट, ये तो पक्की बात है कि वो कहेगा ठीक है गो अहेड। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर मैं 2003 तक वोटर लिस्ट में न होता और मेरा नाम काट दिया गया होता तो मैं कोर्ट के चक्कर काट देता, सारी जायदाद बेच देता, लेकिन छोड़ता नहीं चुनाव आयोग। और ये लाखों लोगों के नाम कटेंगे और ये ऐसे लोगों के नाम कटेंगे, कोर्ट में इतने केसेस होंगे, इतने केसेस होंगे, जेल नहीं। अभी तक तो कोर्ट में केसेस कौन करते थे? पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, हारे हुए कैंडिडेट्स। अब इंडिविजुअल्स करेंगे, वोटर्स करेंगे। भाई मेरे वोट का अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं? वोट का अधिकार छीनने का मतलब आप मुझे हिंदुस्तानी नहीं मानते? अरे यार, इससे बड़ा अपमान राम प्रकाश जी कौन सा है? अरे जो मेरी माँ है, जिसकी मैं संतान हूं, जिसके लिए मैंने अपना सबको निछावर किया हुआ है और भारत माता की जय बोलता हूं, उसको आप कह रहे हैं कि आप भारत माता के बेटे नहीं, आप रोहिंग्या है? अरे यार, इससे बड़ी गाली तो कोई हो ही नहीं सकती ना। आप वोटर लिस्ट से नाम हटाने का मतलब है कि आप मुझे रोहिंग्या कह रहे हैं? मेरे सनातनी होने का, मेरा हिंदू होने का, मेरे बाप दादाओं की इस जमीन की मिट्टी में मिल जाने का और गंगा जी में बह जाने का फायदा क्या हुआ अगर आप मुझे रोहिंग्या कह रहे हैं? वो तो आप तो यही कह करके तो वोटर लिस्ट से निकाल ही रहे हैं। क्या मैं रोहिंग्या हो गया? अरे ये कमाल है यार। कह तो यही रहे ना कि ये सब रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, इनको ला करके जो फर्जी आधार कार्ड बनवा दिए गए इसका माने ये सारे हिंदू जो हैं ये रोहिंग्या हैं? भाई इसमें आप नोट कर लीजिएगा, जो 50 लाख लोग का नाम कटेगा उसमें 10 लाख मुसलमान होंगे, 40 लाख हिंदू होंगे। तो हिंदू रोहिंग्या हैं, वो बांग्लादेश से आए, म्यांमार से आए। अब चुनाव आयोग का ये कदम उनके लिए कितना मुश्किल भरा है ये तो दिख रहा है, लेकिन भाजपा के लिए वो कैसे मुश्किलें बढ़ा रहा है ये भी दिखाई दे रहा है। सर्वे रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो लगातार भाजपा के खिलाफ आती जा रही हैं। माहौल जो बन रहा है वो वही दिख रहा है। गांव गांव संदेश जो पहुंचा है वो चर्चा तो इस बात की है। अब चुनाव में वोट के रूप में ये कितना तब्दील होगा ये देखना होगा। विपक्ष को इतने पर बैठने की बजाय इसमें और आगे वो इस आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा बिहार का चुनाव और चुनाव का वो परिणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।